गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र के द्वारा संविधान सभा के 7वें सत्र पर ये जो हूबहू चर्चा की जा रही है, इस चर्चा में जुड़े सभी यूट्यूब और जूम के साथियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, संविधान सभा का 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 8 जनवरी 1949 तक चला। ये जो 2 महीने से अधिक की जो अवधि है, उसमें 36 दिन तक संविधान सभा की बैठक हुई है। 36 दिन तक आप देखेंगे कि 2 महीने से अधिक समय तक चला, लेकिन बैठक 36 दिन हुई। इसका मतलब कहीं अवकाश रहे। जैसे कल और परसों अपने यहाँ पर अवकाश था, तो इसलिए अवकाश था क्योंकि हमारी ये चर्चा की जो खूबसूरती है वो यही खूबसूरती है कि हम हूबहू चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन संविधान सभा बैठी उस दिन हम भी चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी यही खूबसूरती है। और इसके पीछे एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो खासकर प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी है, उनके मस्तिष्क में भी ये रहे कि संविधान सभा कब बैठी और संविधान सभा कब नहीं बैठी। हूबहू चर्चा के अंतर्गत हम संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो विभिन्न प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं और संविधान सभा के सदस्य उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या तर्क देते हैं, उस पर भी बात करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की इसके बाद में जो प्रतिक्रिया होती है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आज 22 नवंबर है। 22 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा 22 नवंबर 2023 यानी आज हो रही है। आज बहुत अच्छा लगेगा आपको इस चर्चा में, क्योंकि आज ग्राम पंचायतों के गठन के संदर्भ में संविधान सभा के एक मेंबर प्रस्ताव रखेंगे, संशोधन प्रस्ताव रखेंगे। क्या वो स्वीकार होगा नहीं होगा, वो थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जूम और यूट्यूब के सभी साथी एक बार ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा कि किस तरह से चर्चा प्रारंभ हो रही है। आप देख सकते हैं, ये लिखिए भारतीय विधान परिषद, और विधान परिषद का मतलब संविधान सभा। बिल्कुल आप जानते हैं कि वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, डेट 22 नवंबर 1948। उस दिन वहां सोमवार है। हमारे यहाँ सोमवार नहीं है, वहां सोमवार 1948 में। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा वाला है देखिए। हूबहू चर्चा की खूबसूरती बताऊं आपको। यूट्यूब वाले और मेरे जूम के साथी जरा ध्यान से देखिए। हूबहू चर्चा बैठक हमेशा कितनी बजे शुरू होती है आप बताइए? 10 बजे होती है। आज क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः 10:10 पर 10:10 पर शुरू हो रही है। इसका मतलब आज थोड़ी सी लेट है। हम लेट नहीं है। 10:10 पर संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी साहब उपाध्यक्ष थे और दूसरे V.T. कृष्णमाचारी। VT कह रहा हूं, TT नहीं कह रहा हूं। यही तो बातें हैं जो काम की बातें हैं। और पहले के सत्रों की चर्चा के दौरान मैंने आपको यह भी बताया था कि इनिशियल स्टेज में संविधान सभा में 5 उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। वो अलग बात है कि वो बनाए नहीं गए। बाद में 2 उपाध्यक्ष रखे गए, एक अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले H.C. मुखर्जी और दूसरे देशी रियासतों वाले भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले TT नहीं, VT कृष्णमाचारी। ध्यान रखिएगा। चलिए ये आवाज को म्यूट करो भाई, किसी की कुछ आवाज गूंज रही है क्या? तो म्यूट कर देना आवाज को। अब अनुच्छेद 30 तो रख दिया गया कल, अब 30A नाम का नया अनुच्छेद आ रहा है। 30A नाम का नया अनुच्छेद आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि हम आज की कार्यवाही आरंभ करें, मैं परिषद से क्षमा मांगता हूं। परिषद यानी संविधान सभा से क्षमा मांगता हूं कि मुझे विलंब हो गया है, किंतु मैं ये भी कह दूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके बाद में वो चर्चा शुरू करवाते हैं। महावीर त्यागी जी जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो आते हैं। ये म्यूट की प्रॉब्लम सॉल्व करो ना भाई। हो गया सॉल्व? लोग कह रहे हैं कि ये दूसरे लोग भी बोल रहे हैं जो हमको डिस्टर्ब हो रहा है। हो गया, हरमन जी ने कह दिया सॉल्व हो गई, मतलब हो गई। चलिए, अब महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, उस दिन मैं संशोधन पर विस्तार से बोला था और मैंने इस संशोधन के प्रस्तावक से निवेदन किया था कि वे कृपया इस बात को मान लें कि उस समय इस प्रश्न पर वाद विवाद स्थगित हो जाए जब संशोधन संख्या 999 पर विचार प्रारंभ हो, तब इस पर भी विचार कर लिया जाए। मुझे आशा है कि यदि माननीय प्रस्तावक सहमत हो तो अच्छा रहेगा कि आप इस विषय पर अभी चर्चा को स्थगित कर दें, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में अजीज अहमद साहब जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो क्या कह रहे हैं?
श्रीमान, इस संशोधन का सुझाव मिस्टर करीमुद्दीन ने रखा था, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, पर क्या अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं उनके बिहाफ पर यह संशोधन रख दूं क्या? ऐसा वो कौन कह रहे हैं? अजीत अहमद साहब कह रहे हैं। दोस्तों, आज की इस चर्चा से एक बात और स्पष्ट हो रही है। कौन सी बात स्पष्ट हो रही है? वो कह रहे हैं कि साहब, जिनके नाम से वो संशोधन है वो आज संविधान सभा में नहीं आए, तो क्या उनके बिहाफ पर मैं संशोधन रख दूं? क्या उनको परमिशन मिलती है? ये जो संविधान सभा में जो नई नई जानकारियां, वो नई जानकारियां यहीं से आपको प्राप्त हो सकती है। क्या हो रहा है आगे जरा देखिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, मैं पूर्णतः नहीं समझाऊं कि इसका क्या आशय है, वो क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, नशाबंदी के बारे में संशोधन रखना चाहते हैं या उनका संशोधन रखना चाहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं समझा। तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं ओके। फिर माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, मेरे और श्री त्यागी के बीच में यह तय हो चुका है कि वे अनुच्छेद 30 में एक संशोधन का प्रस्ताव करेंगे और मेरा विचार उनके संशोधन को स्वीकार करने का है। अतः इस विषय को तब तक के लिए स्थगित किया जाए जब तक कि हम अनुच्छेद 38 पर विचार नहीं कर ले। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, हम भारतीय संविधान का जो भाग 4 आज का जो है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संविधान सभा में भी ये भाग 4 ही था, पहली बात। दूसरी बात, आप ध्यान रखिएगा, आज भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उस समय 36 से 51 तक नहीं है। इसलिए अगर आपको वर्तमान अनुच्छेद की संख्या पता है तो उसको मिला कर देखिए कि कौन से अनुच्छेद पे चर्चा की जा रही है। और मेरा तो आप लोगों से ये भी निवेदन है, खासकर जूम और यूट्यूब वालों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप ये भी देखें कि जब मसौदा संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय क्या प्रावधान था, और जब संविधान बनकर जब तैयार हुआ तब उसमें क्या प्रावधान था, और आज के संविधान में क्या प्रावधान है। तीनों में बड़ा अंतर है। 3 चीजें रख रहा हूं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान सभा में जो मसौदा संविधान रखा गया उसमें क्या प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से जब लागू हुआ उस समय क्या प्रावधान थे, और आज के दिन संविधान में क्या प्रावधान है। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लग गए। कितनी बजे क्लास होती है, ऐसे मेरे भाई पूछ रहे हैं। 7:30 बजे, फिक्स 7:30 बजे। संविधान सभा 10 मिनट लेट हो गई, पर अब ईश्वर की कृपा से हम अभी तक कभी लेट नहीं हुए, ये बता देना चाहता। संविधान सभा भी आज लेट स्टार्ट हुई, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। 10 बजे स्टार्ट होनी थी, 10:10 पर बैठक स्टार्ट हुई। हमारी बैठक 7:30 होती है और बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए आगे चलिए। अब बसंत कुमार दास जी का संशोधन संख्या जो कि 873 है, उनका नाम पुकारा गया कि आप अपना संशोधन रखो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं रख रहा हूं। इससे एक बात और स्पष्ट हुई कि कई संविधान संशोधन ऐसे भी थे जो पहले तो उपाध्यक्ष महोदय को दे दिए गए थे, कहा गया कि हम ये संशोधन करना चाहते हैं संविधान में, लेकिन कई सदस्यों ने वो संशोधन रखे नहीं। कई सदस्यों के द्वारा रखे गए संशोधनों को अध्यक्ष ने अलाउ नहीं किया। दोनों बातें, अध्यक्ष ने उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष ने कहा नहीं, ये संशोधन आपका नियम के अनुकूल नहीं है, ये संशोधन नियम के विपरीत है, इस वजह से अलाउ नहीं किया जाता। कई सदस्यों ने संशोधन की सूचना दी, लेकिन जब नाम पुकारा गया तो उन्होंने अपना संशोधन रखा नहीं। ये भी ध्यान रखना। बसंत कुमार जी दास कह रहे हैं कि मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा हूं। अब उपाध्यक्ष महोदय ने अगला संशोधन संख्या बोली 874। तो आ रहे हमारे राज बहादुर साहब, संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य राज बहादुर साहब लगातार आपको दिखाई दे रहे। और आप ध्यान रखिएगा, राज बहादुर साहब राजस्थान में भरतपुर से थे, और यह भी ध्यान रखना वो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। यह भी ध्यान रखना वो प्रजामंडल से जुड़े हुए व्यक्ति है। इसलिए उनके अधिकांश संशोधन, उनके अधिकांश वक्तव्य जो है वो किसके पक्ष में आ रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। आज राज बहादुर साहब एक गजब का संशोधन लेकर आएंगे, हालांकि वो स्वीकार नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुने मेरे साथी, राज बहादुर साहब जो संशोधन लेकर आ रहे हैं वो स्वीकार नहीं होगा, बट लेकिन है गजब का। वो आएगा सामंतशाही के बारे में, अभी बात करेंगे, जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं राज बहादुर साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन की सूचना इसलिए दी थी कि मुझे ये बात दिखाई दी कि प्रारूपित संविधान यानी मसौदा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हमारे देश के उन प्रदेशों के लोगों को जो कि आजकल जागीरदार और सामंतशाही के नियंत्रण तथा कुनबे में है, मामूली न्याय मिल सके अथवा उनको भारतीय संघ के शिष्ट तथा आत्मसम्मान प्रेमी नागरिकों की हैसियत से जीवित रहने की सुविधा प्राप्त हो सके। राज बहादुर साहब कह रहे हैं कि सर,
मुझे संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो मसौदा संविधान जो रखा गया है उसके किसी भी अनुच्छेद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि जागीरदारी प्रथा का अंत हो, जिससे कि सामंतशाही का अंत हो। और जहां सामंतशाही है, जहां जागीरदारी है, वहां के लोग भी देश के अन्य भागों में रहने वाले नागरिकों के सम्मान हैसियत से जी सके, इस प्रकार का कोई प्रावधान जब मैंने मसौदा संविधान में नहीं देखा, तब मैं इस प्रकार का संशोधन लेकर आया हूं। आप देखेंगे किस प्रकार का संशोधन है, अभी बता रहा हूं, देख लीजिएगा। एक नया अनुच्छेद जोड़ना चाहते हैं, अनुच्छेद 30 के आगे वो एक नया अनुच्छेद जोड़ना चाहते हैं, उसका नाम है 30A। क्या कह रहे हैं जरा सुनना। राज्य सामंतशाही को किसी भी रूप में मान्यता नहीं देगा और भारत के प्रदेश में कोई मनुष्य जागीरों या मुआफीभूति की श्रेणियों में आने वाली किसी संपत्ति के आधार पर किसी विशेष अधिकार या हितों का अधिकारी नहीं होगा। इस प्रकार का संशोधन लाया जा रहा है। राज्य सामंतशाही को किसी भी रूप में मान्यता नहीं देगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा संशोधन रखा राज बहादुर साहब ने, जो कि भरतपुर से है, जो कि संयुक्त राजस्थान से है। आज उन्होंने संशोधन रखा कि भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाना चाहिए, संख्या होगी 30A और सामंतशाही इससे समाप्त हो जाएगी, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। मतलब ये सब बातें कैसे क्लियर होती? आज जो मेरे जूम पे जो साथी जुड़े हुए हैं, विराट बाबू, रमेश जी, प्राची जी, चेतन भाई, नरपत जी, दुर्गा जी, आशा कुमारी जी, गजेंद्र जी, हरमन जी, सरिता जी, संदीप जी, इन सबसे मेरा निवेदन है ये देखें सारी चीजें। ये सारी बातों की किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इस तरह की बातें भी आ सकती है। तो राज बहादुर साहब ने यह संशोधन रखा, आज के दिन ही रखा। आगे जरा देखिए, आगे उनका वक्तव्य देखिए। कई बार इन जागीरदारों और इन सामंतशाही जागीरों को जमींदारों और जमींदारियों की तरह समझ लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि अपनी कल्पना, उत्पत्ति तथा प्रवृत्ति के संदर्भ में दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। वास्तव में इन दोनों में कोई समानता या सादृश्यता नहीं है। जागीरदारों का आरंभ भूतकाल के इतिहास में है, रियासतों के कुछ राज परिवारों से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में वे इन परिवारों के वंशज हैं। उन्हें सर्वथा कुछ भी धनराशि दिए बिना ही अपनी जागीरों और स्टेट के स्वामी बने रहने का अधिकार है, या यदि वे कुछ थोड़ी सी रकम देते भी है तो वह उस सरकार या रियासत को देते हैं जिसके कारण वे जमींदार बने हैं, जागीरदार बने हैं। उन्हें स्वतंत्र न्याय अधिकार प्राप्त है। कई स्थानों पर उन्हें तो आयात निर्यात कर लगाने का भी अधिकार है, कई अन्य स्थानों पर उन्हें पृथक पुलिस दल रखने का भी अधिकार है। राज बहादुर साहब चूंकि खुद एक रियासत से आते हैं, वो कह रहे हैं कि जागीरदारी प्रथा आई कहां से और जागीरदारों को कौन कौन से विशेष अधिकार है। वो कह रहे हैं कि जागीरदार जितना भी पैसा कमाते हैं वो अपने पास रखते हैं, या उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा उनको देते हैं जिनकी वजह से वो जागीरदार बने। वो यहां तक कहते हैं कि जागीरदार तो इतने पावरफुल है कि कई जगह वो आयात और निर्यात पर कर भी लगाते हैं और कई कई जगह पर उनकी खुद की पुलिस है। यानी जागीरदार खुद अपना आप में एक स्टेट है। अगर आप ढंग से देखें इसको तो उनके पास खुद की पुलिस है, कई बार वो आयात निर्यात पर कर लगाने की क्षमता भी है। आप जानते हैं कर कौन लगाता है? कर सरकार लगाती है। आप जानते हैं पुलिस किसके पास होती है? पुलिस सरकार के पास होती है। ऐसी ही कुछ बातों की और राज बहादुर साहब संकेत कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वे बिक्री कर भी लगाते हैं। उनका उत्तराधिकार सदा ज्येष्ठ अधिकार के सिद्धांत पर होता है। अतः वे जिस रियासत में होते हैं उनके समक्ष और केंद्रीय सरकार के समक्ष उनकी स्थिति सर्व सत्ताधारी सी है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारों और सामंतों में कोई समानता नहीं है। अपने लोगों पर उनके अधिकार और प्राधिकार लगभग असीमित है। वे अपने अधीनस्थ किसानों से अत्यधिक लगान लेते हैं। सब जानते हैं कि बेगार अर्थात बलात् श्रम लेते हैं, केवल खेती संबंधी साधारण प्रयोजन के निमित्त ही नहीं वरन निम्न कोटि और अपमानजनक कार्यों के लिए भी। एक बात और है जो मानवता मात्र के लिए अपमानजनक है, वह यह है कि विवाह और अन्य अवसर पर लाग बाग नामक कर भी ये लोग लेते हैं। ऐसी बात वो कह रहे हैं। और यह भी है कि कुछ अपमानजनक सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर वे अपने किसानों और रैयत को अपनी उपस्थिति में घोड़े पर चढ़ने नहीं देते। यदि बारात जाती है तो वर घोड़े पर नहीं बैठ सकता। उनकी रैयत में महिलाओं को चांदी के आभूषण पहनने की आज्ञा नहीं होती है। कई स्थानों पर तो छतरी रखने का निषेध है। अतः मैं परिषद का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि स्वतंत्र भारत में ऐसी स्थितियां रही और उनको सहन किया गया तो इसका अर्थ स्पष्टतया ये होगा कि लोगों को प्रजातंत्र और स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। इस कारण से इन लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि स्वराज आ गया। जब कभी भी हम इनके एरिया में जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि स्वराज आ गया तो वे शून्यता के भाव में आ जाते हैं। यानी लोग कहते हैं कहां से स्वराज आ गया,
हमारे यहाँ तो स्वराज आया ही नहीं, ऐसा कहते हैं लोग हमें ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। इसलिए सामंतशाही का कोई भी रूप प्रचलन में रहना नहीं चाहिए। इसके लिए आप नीति निदेशक तत्व में एक अनुच्छेद जोड़ दीजिए, राज बहादुर साहब कह रहे हैं। आप बातें देख सकते हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं राज बहादुर साहब ने किस तरह से अपनी बात को रखा। अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं राज बहादुर साहब को, क्या कह रहे हैं, वो जब अपना लंबा उद्बोधन दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं आप अपना संशोधन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो क्या राज बहादुर जी वापस क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। मैंने इसे नियमित रूप से नहीं रखा, मैं तो खाली कह रहा हूं कि मेरा संशोधन इस प्रकार से, मैं संशोधन को रखना नहीं चाहता हूं, मेरा संशोधन इस प्रकार का है। बहुत ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं मेरा संशोधन इस प्रकार का है, मैं यहां रख नहीं रहा हूं, रखूंगा तो वोटिंग होगी, कोई स्वीकार करेगा स्वीकार नहीं करेगा, मैं वोटिंग के लिए नहीं रख रहा हूं, मैं तो खाली कह रहा हूं कि मेरा संशोधन इस प्रकार से है। ऐसा कौन कह रहा है, राज बहादुर साहब, जरा देख लीजिए। मैंने इसे नियमित रूप से नहीं रखा है, मैं केवल इस विषय पर बोला हूं जिससे कि परिषद का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाए। एच.वी. कामत साहब, अरे भाई रीनेम करो भाई, मेरा नाम तो अंबेडकर अध्ययन केंद्र लिखिए आप, टेक्निकल टीम थोड़ा सा ध्यान दे इसको, अंबेडकर अध्ययन केंद्र ही रहना चाहिए यहाँ पर। एच.वी. कामत साहब अब मध्य प्रांत के हैं। हरिविष्णु कामत जी, आपको कई बार बताया गया, संविधान सभा के एक बहुत एक्टिव मेंबर, गजब के संशोधन रखे, लंबे लंबे वक्तव्य उनके आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत शानदार योगदान रहा संविधान के निर्माण में। प्रोफेसर के.टी. शाह हो, चाहे एच.वी. कामत साहब हो, चाहे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी हो, चाहे महावीर त्यागी जी हो, चाहे अनंत श्यामनम आयंगर जी हो, चाहे गोपाल स्वामी अय्यर हो, चाहे बी.आर. अम्बेडकर साहब हो, चाहे के.एम. मुंशी साहब हो, चाहे बी.जी. खैर साहब हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे करीमुद्दीन साहब हो, चाहे मोहम्मद सादुल्ला हो, गजब का योगदान है, गजब का योगदान। और 25-30 मेंबर तो ऐसे हैं जो लगातार संविधान सभा में अपने इनपुट दे रहे हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। जरा देखिएगा एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं, मध्य प्रांत से आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय से संबंधित कई संशोधन इस संशोधन सूची में यत्र तत्र बिखरे हुए। ये बहुत अच्छा होता यदि ग्राम पंचायत संबंधी ये संशोधन एकत्रित किए जाते और सूची में इसी विधि से रखे जाते। वो कह रहे हैं कि साहब एक विषय के संदर्भ में जो संशोधन है वो कभी 872 आ रहा है, कभी 972 आ रहा है, कभी 1008 आ रहा है, कभी 456 आ रहा है। तो एक विषय से संबंधित जो संशोधन है उनको एक साथ रख दीजिए, ताकि एक साथ भी रखे जा सकते हैं संविधान सभा में, और संविधान सभा के सारे मेंबर्स को एक साथ ही उसके ऊपर विचार जानने का और विचार व्यक्त करने का क्या मिल जाए, मौका मिल जाए। ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं कि साहब देखिए ना, ग्राम पंचायतों के संदर्भ में विभिन्न सदस्यों के द्वारा जो संशोधन रखे जाएंगे वो यत्र तत्र बिखरे हुए, उन सबको आप कंसोलिडेट कर दीजिए, एक साथ एकत्रित कर दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ, मेरे एक भाई ने पूछा है यूट्यूब पर कि बहुमत और सहमति के आधार पर संशोधन होता था। मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले भी बताया, लगातार ये बता रहा हूं, आप जुड़े रहें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संविधान सभा में जब भी कोई प्रस्ताव रखा जाता था, जब भी कोई संशोधन रखा जाता था, कभी कभी सर्वसम्मति होती थी, कभी कभी बहुमत से पास किए जाते थे। मैं आपको वोटों की संख्या भी बता दूंगा कि फला मुद्दे पर पक्ष में इतने हैं, फला मुद्दे पर विपक्ष में लोग इतने हैं। इसलिए ये मत कहिएगा कि सर्वसम्मति से ही संविधान संशोधन में प्रस्ताव पारित हुए, बिल्कुल नहीं। सर्वसम्मति से भी हुए, कई बार बहुमत से भी हुए, और कई बार हाथ खड़ा करवाए गए, कई बार बोला गया कि बोल के बताओ हाँ के पक्ष में कितने हैं, नहीं के पक्ष में कितने हैं। ये सब चीजें हुई है। तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं ये सोचता हूं कि अगर आप ये जो संविधान सभा की जो बहस है ये अगर समझ लिया आपने, तो इसके बाद में संविधान सभा से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाए नहीं, जो कभी भी आ सकता है आगे भविष्य में, उन सारे प्रश्नों का भी समाधान करने की पोजीशन में आप रहेंगे, क्योंकि यह कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो एच.वी. कामत साहब ने कहा कि भाई आप अलग अलग जगह पर मत रखो, एक साथ में रखो। फिर वो कह रहे हैं कि अतः मैं आपकी अनुमति से इस संशोधन को नियमित रूप से पेश करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूं कि आप इसको तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि इस अनुच्छेद में अन्य संशोधन पर्यालोचन के लिए तैयार ना हो जाए। मैं अपना संशोधन पढ़ता हूं और इसके बाद में एच.वी. कामत साहब संविधान सभा में 22 नवंबर 1948 को एक संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो संशोधन क्या है? वो कह रहे हैं संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाए 30A।
दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने देखा कि राज बहादुर साहब ने भी संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा था, उसका नाम भी 30A है। वो सामंतशाही के किसी भी रूप को समाप्त करना चाहते हैं राज बहादुर साहब, लेकिन उन्होंने संशोधन नियमित रूप से नहीं रखा। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने संशोधन नियमित रूप से नहीं रखा। उन्होंने कहा मेरा तो यह संशोधन है, मैं इसको नियमित रूप से नहीं रख रहा हूं, लेकिन एचवी कामत साहब नियमित रूप से रख रहे हैं। आप नियमित रूप से, जैसे ही मैं बोलूंगा तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि नियमित का क्या मतलब है। नियमित का मतलब है ऐसा संशोधन जिस पर चर्चा होगी, ऐसा संशोधन जिस पर वोटिंग होगी, उसे कहते हैं नियमित। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं एचवी कामत साहब। राज्य ग्राम पंचायतों को अंत में शासन प्रबंध के आधारभूत अंग बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा। कुल मिलाकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, आज का अनुच्छेद 40 जो लिखा हुआ है राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा, उसका जो सार है, उसका जो एसेंस है, वो आपको एचवी कामत साहब के इस संशोधन में दिखाई दे सकता है जो उन्होंने 30A के रूप में रखा। आज जो आपको 40 में दिखाई देता है, लगभग उसका रूप जो है, अधिकांश जो रूप है 30A के रूप में एचवी कामत साहब ने रख दिया। राज्य ग्राम पंचायतों को शासन प्रबंध के आधारभूत अंग बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अब उपाध्यक्ष बोलते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर इस संशोधन पर कुछ कहना चाहते हैं क्या? डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह मामला स्थगित किया जाए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? मैं देखता हूं कि सूची में संख्या 927 का संशोधन श्री के संतानम के नाम से है, वह एक नया अनुच्छेद 31A जोड़ने के विषय में है और यह संशोधन मुझे लगता है कि इसके साथ लिया जा सकता है। क्या सभा की यह इच्छा है कि ऐसा किया जाए? ऐसा वो पूछ रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं फिर हम अनुच्छेद 31 को लेंगे। एक माननीय सदस्य, क्या अनुच्छेद 30 अभी तक सभा के समक्ष नहीं रखा गया? उपाध्यक्ष कह रहे हैं ये तो रखा भी जा चुका है और स्वीकार भी किया जा चुका है। तो कई बार मेरे मित्र कहते हैं ना, ऐसी बात पूछते हैं जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो ऐसा संविधान सभा में भी हुआ। संविधान सभा के एक मेंबर ने कहा कि क्या अनुच्छेद 30 नहीं रखा जा रहा है? तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा अरे भाई 30 रखा भी जा चुका है, प्रस्ताव पारित भी हो गया, स्वीकार भी हो गया। तो ऐसा संविधान सभा में भी होता है। तो हमारे जो साथी कभी कभी नींद लेते रहते हैं, उनके लिए ये थोड़े आदर्श हो सकते हैं। खैर, अब ये संविधान सभा अनुच्छेद 31 पर चर्चा करेगी। नजरुद्दीन जी अहमद साहब का नाम लिया जाता है। अब देखिए बड़ी काम की चीज है, महिलाओं के लिए बड़े काम की चीज है। पुरुष और महिला जैसे शब्द, अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 पढ़ा है, 42 पढ़ा है, अनुच्छेद 43 पढ़ा है, इवन आर्टिकल 39, आज का जो आर्टिकल 39 अगर आपने पढ़ा है, तो आप देखेंगे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाह रहा हूं यूट्यूब के साथी और दोनों जूम वाले, बहुत ढंग से सुनिएगा। भारत के संविधान में कई जगह पर क्या लिखा? प्रत्येक व्यक्ति को फला फला अधिकार प्राप्त होगा। कहीं पर लिखा भारत के प्रत्येक नागरिक को फला फला अधिकार प्राप्त होगा। कहीं व्यक्ति लिखा हुआ है, कहीं नागरिक लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ क्या है? सभी पुरुष और स्त्रियों को। गजब की चीज है कि नहीं है? सभी पुरुष और स्त्रियों को। कहीं लिखा हुआ है सभी नागरिकों को, कभी कहीं लिखा हुआ है सभी व्यक्तियों को। तो ये जो फर्क है, ये फर्क कैसे समझोगे? व्यक्ति, नागरिक, सभी पुरुष और स्त्रियां, यही तो फर्क अब आज को समझना है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब संविधान सभा के बड़े एक्टिव मेंबर में से एक, पश्चिमी बंगाल से आते हैं। क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 31 के खंड में आपने जो लिख रखा है समान रूप से पुरुष और महिलाएं, ये शब्द निकाल दीजिए। जिस खंड पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई, कौन सी लैंग्वेज? समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को आजीविका का समान अधिकार है। तो वो ये कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब कि ये नर और नारी लिखने की कहां जरूरत है, स्त्री और पुरुष लिखने की कहां जरूरत है? जब आपने लिख दिया सभी नागरिक, तो इसका मतलब सब लोग आ गए। आगे जरा देखिए। श्रीमान, मेरा निवेदन है कि समान रूप से नर और नारी ये शब्द अनावश्यक है, व्यर्थ है। वास्तव में इस संशोधन की स्वीकृति से यह खंड इस प्रकार बन जाएगा कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। कितनी गजब की बात है। वो कह रहे हैं ऐसा लिख दो ना, नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा क्यों लिख रहे हो कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा? वो कह रहे हैं इस प्रकार की लैंग्वेज अनावश्यक है, व्यर्थ है। ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं।
फिर वो कह रहे श्रीमान मेरा निवेदन है कि नागरिक शब्द की परिभाषा तो हमने अनुच्छेद 5 में भी दे रखी है। अगर आप लोगों ने आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो कि भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, नागरिकता के संदर्भ में है, उसी की और नजरुद्दीन जी अहमद साहब इशारा करते हुए कह रहे हैं कि साहब नागरिक शब्द की परिभाषा तो हमने अनुच्छेद 5 में दे रखी है। वह परिभाषा सामान्य शब्दों में है और मेरे विचार से इसमें महिला भी शामिल है। इफ यू आर यूजिंग ए वर्ड सिटीजन, दैट्स मीन व्हाट? अगर आप नागरिक शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें महिला तो पहले से शामिल है। तो आप सभी पुरुष और महिला ये शब्द क्यों लिख रहे हैं? जब नागरिक लिख रहे हैं तो पर्याप्त है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो क्या करें, ये सर्वविदित है कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग भी आ जाता है। इस परिस्थिति में जबकि हमने परिभाषा ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि लक्ष्मीकांत मैत्र बोलते हैं। आपने क्या बोला? क्या माननीय सदस्य ने यह कहा कि पुल्लिंग का अर्थ स्त्रीलिंग है? ऐसा वो बीच में टोकते हुए कह रहे। आपने क्या बोला? पुल्लिंग का अर्थ स्त्रीलिंग है। तो नजरुद्दीन जी अहमद वापस बोल रहे, क्या कह रहे? व्याख्या में पुल्लिंग में स्त्रीलिंग शामिल है। अनुच्छेद 5 का में प्रत्येक व्यक्ति शब्द है, उसमें निसंदेह उसका अर्थ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। वो कह रहे हैं कि साहब अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जब हमने नागरिक शब्द लिख दिया तो उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शामिल है, तो फिर इस अनुच्छेद में सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार होगा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? स्त्रियां और पुरुष शब्द जो है अनावश्यक है, इसको हटा दीजिए और क्या लिख दीजिए? सभी नागरिकों को। आया समझ में कुछ? ये इस तरह से संविधान सभा में बहस होती थी। नजरुद्दीन जी अहमद साहब अपने तर्क को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं? मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने साफ कह दिया, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। आगे आ रहे हैं महावीर त्यागी जी, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? श्रीमान मुझे एक सुझाव देना है। अनेकों ऐसे संशोधन है जो भाषा सुधार या शब्द परिवर्तन के संदर्भ में है, उनमें भावांतर या एतत् संबंधी अनुच्छेद के अर्थ के विषय में कोई सुझाव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मैं ये सुझाव दूं कि उन सबको एकत्रित कर लिया जाए, फिर आप एक समिति नियुक्त कर दे जिससे ये सब संशोधन विचारार्थ और निर्णय करने के लिए भेज दिया जाए। यदि ये कर दिया जाता है तो सभा का बहुत सा समय बच सकता। क्या गजब की बात कही है महावीर त्यागी जी ने। संविधान सभा के एक एक्टिव मेंबर महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि साहब मैंने ये देखा है कि इतने सारे संशोधन जो आ रहे हैं वो शब्दों के अर्थ को लेकर है, भाषा को लेकर है, तो क्यों ना आप एक अलग से एक समिति बना दो और उन सारे संशोधनों को इकट्ठा करके उस समिति को दे दो। हम संविधान सभा के सदस्य शब्दों पर इस तरह से नुक्ताचीनी करेंगे तो हमारा समय बहुत ज्यादा लगेगा। हम कंसेप्ट पर बात करें, शब्दों पर अटके हुए ना रहे, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए अगर आप अलग से क्या बना दीजिए, समिति बना दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? मैं इस सुझाव पर चलने के लिए तैयार हूं यदि सभा की यही इच्छा हो तो। संभवतः हम इस सुझाव पर बाद में विचार करेंगे, 2 या 3 दिन बाद में, ऐसा कहकर वो अपनी बात को खत्म कर देते हैं। अब लोकनाथ मिश्र क्या कह रहे हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि इन प्रस्तावों पर विचार स्थगित हो गया? उपाध्यक्ष कह रहे नहीं, हम विचार स्थगित क्यों करें, हम इस विषय में तत्काल ही वोट ले सकते हैं और किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसी बीच में प्रोफेसर KT साहा आते हैं जो कि बड़े गजब के मेंबर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुच्छेद 31, अब सुनिए, अनुच्छेद 31 के खंड 1 में क्या लिखना है जरा देख लीजिएगा, कि नर और नारी सभी नागरिकों को समान रूप से पर्याप्त अधिकार हो। इन शब्दों के स्थान पर पर्याप्त जो आपने लिखा है ना, सभी नर और नारी को, उसकी जगह पर लिख दो प्रत्येक नागरिक। अब प्रोफेसर KT साहब भी इसी प्रकार की शब्दावली लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं कि नर और नारी, स्त्री और पुरुष, इस प्रकार की शब्दावली क्यों लिख रहे हो, प्रत्येक नागरिक लिख दो, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान सभा के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हुए सर्वप्रथम मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस बात को ढंग से समझा जाए। ये केवल भाषा में सुधार करने का प्रयत्न ही नहीं है। मैं स्वयं को अंग्रेजी भाषा का प्रमाणित विद्वान नहीं मानता हूं और इस भाषा की विशेष रचना शैली के रहस्य से तो मैं बिल्कुल प्रवीण नहीं हूं। मैं इस मामले का व्यवहारिक ज्ञान के दृष्टिकोण से देखता हूं। इस खंड में नागरिक शब्द का जिस प्रकार प्रयोग हुआ है उस रूप में यह समूहवाचक है कि मुझे भय है कि इस शब्द का व्यक्तिवाचक आशय दृष्टि से लोप हो जाना अति संभव है। अतः मैं नागरिकों शब्द के स्थान पर प्रत्येक नागरिक ये शब्द रखने का प्रस्ताव रख रहा हूं ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। मेरे संशोधन से व्यक्तिवाचक आशय अधिक अच्छी तरह से व्यक्त होता है। इस प्रकार से प्रोफेसर KT साहा वहां पर नर और नारी शब्द की जगह पर क्या लिखना चाहते हैं, नागरिक शब्द लिखते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। वो फिर आगे क्या कह रहे हैं, मैं समान रूप से नर और नारी इन शब्दों को हटा देने का जो प्रस्ताव कर रहा हूं
उसका एक कारण और है। मेरे विचार से इसमें ऐसी पर्याप्त भावना है कि पुरुष महिलाओं के आश्रयदाता है। कोई कारण नहीं है कि पुरुष ये सोचे कि वह महिलाओं के बराबर है, उनसे उच्चतर होना तो दूर। मेरा सदा से ये मत रहा है कि नारी की तुलना में नर एक निम्न प्रकार का जीव है, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। मेरे ख्याल में पुरुष का महिलाओं के आश्रयदाता होने का ये दिखावा जैसे हम कोई उन्हें विशेष अधिकार प्रदान कर रहे हैं, संविधान से निकाल देना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। नागरिक नागरिक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, नागरिक तो नागरिक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नागरिक नागरिक है, चाहे उसकी आयु, लिंग या मत कुछ भी हो, और यह संविधान द्वारा स्वीकृत मूल सिद्धांत है। इसलिए मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि हम समान रूप से नर और नारी जैसी शब्दावली हटा दें और उसकी जगह पर नागरिक शब्द लिख दें, ऐसा वो कहना चाहते हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यद्यपि संशोधन संख्या 884 अस्वीकार कर दिया जाएगा, किंतु मैं श्री नजरुद्दीन जी को इस पर बोलने का अवसर अवश्य दूंगा। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब भी कुछ संशोधन लेकर आ रहे हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मुझे पूरा पता है कि यह संशोधन अस्वीकार हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उनको रखने की परमिशन देता हूं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं मैं तो पेश ही नहीं कर रहा हूं अपना संशोधन मैं तो अपना संशोधन पेश ही नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मेरा संशोधन खारिज हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बोलने की परमिशन देता हूं, पर मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, मैं तो मेरा संशोधन रखना ही नहीं चाहता। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे ओके कोई बात नहीं, अगला संशोधन लाओ भाई, 885 जो कि प्रोफेसर केटी शाह के नाम है। अब प्रोफेसर केटी शाह अपना संशोधन लेकर आ रहे हैं। क्या संशोधन ला रहे हैं, गजब का संशोधन है। मैं समझा देता हूं इसकी पृष्ठभूमि। दोस्तों आप लोग देखते होंगे अपने घरों के पास, अपने गांव नगरों के पास, जब बाहर निकलते हैं हम लोग, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, बड़ी पहाड़ियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, उनको सबको काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, कंक्रीट में बदला जा रहा है। आप देखते हैं उनकी खुदाई की जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, आप सब चीज़ें देखते हैं। और इसकी वजह से हमको कितना नुकसान हो रहा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों के बारे में लगातार जजमेंट देता रहा है। आजकल इन सब मुद्दों को लेकर बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में जाती है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि 22 नवंबर 1948 को भी हमारी संविधान सभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। ये जिस तरह से आज पहाड़ों को काटकर कंक्रीट में बदला जा रहा है, जिस तरह से पहाड़ों को काटकर विकास के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके बारे में संविधान सभा में उन दिनों में आज से 75 साल पहले चर्चा हो गई। जरा देख लीजिए क्या चर्चा है। प्रोफेसर केटी शाह एक संशोधन लाना चाह रहे हैं, क्या संशोधन है वो देखिएगा। देश के प्राकृतिक संसाधनों का, जो कि खानों, खनिज संपत्ति, वनों, नदियों और बहते हुए जलों के रूप में एवं देश के तट के साथ साथ सागर के रूप में है, स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन सामूहिक रूप से देश में निहित होगा तथा देश के ही अधीन होगा और समुदाय की समाज के हित में राज्य ही उसका विकास करेगा और उन्हें उत्पादन कार्य में लगाएगा। देश के जितने भी संसाधन हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, चाहे समुद्र हो, चाहे वन हो, चाहे जंगल हो, उस पर पूर्णतया नियंत्रण देश का होगा और उसका समुचित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी देश की होगी, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा संशोधन लाया जा रहा है प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा। क्या गजब के लोग थे। वो क्या बोल रहे हैं, श्रीमान मौलिक वाक्य खंड जिसके स्थान पर मैं अब ये नया खंड रखना चाहता हूं वो इस प्रकार से है, लोक समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम अनुसेवन हो। यदि मैं ऐसा कहने का साहस करूं तो श्रीमान इस खंड का जिस प्रकार की ये इस समय मसौदे में है, कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है। और जिस पृष्ठभूमि पर हम कार्य कर रहे हैं, जिस परंपरा के अधीन शासन व्यवस्था चल रही है और इस सभा में निहित हितों के प्रति जितनी अनुशक्ति है, उन सब के होते हुए मुझे भय है कि यदि यह खंड ज्यों का त्यों रख दिया गया तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, बल्कि इस खंड से देश के समुचित विकास अथवा सामाजिक न्याय के किसी हद तक स्थापित करने तथा देश की संपत्ति के न्यायोचित वितरण की आशाएं भी शून्य सपना बनकर रह जाएगी। अतः मेरा सुझाव है इस खंड की जगह एक नया खंड रखना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन सामूहिक रूप से जनता में निहित हो जाएगा। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। बहन आशा कह रही है सर आज ये कर्तव्य है। बेटा जी कर्तव्य तो 1976 में जोड़ा गया था ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्य जो जोड़ा गया वो तो 1976 में जोड़ा गया।
उस दिन नहीं था ना, उस दिन जो मसौदा संविधान था उसमें ये सब बातें नहीं थी। तो प्रोफेसर केटी शाह ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। आगे वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो इन पठारों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, सागरों के बारे में, वनों के बारे में क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वे प्रकृति के उपहार हैं, वे प्रारंभिक देन है जो प्रत्येक देश को कम या अधिक मात्रा में मिलती रहती है, और ये केवल न्याय है कि वे सामूहिक रूप से सारी जनता की निधि बने रहे, और यदि उनका विकास हो तो वह भी सामूहिक रूप से जनता द्वारा उसी के निमित्त और उसी की ओर से होना चाहिए। कितनी खूबसूरत शब्दावली का प्रयोग किया है। ऐसे प्राकृतिक साधनों का उत्पादन चाहे जनता के लिए कितना भी लाभदायक, महत्वपूर्ण और आवश्यक हो, पर निहित हितों, निजी एकाधिकार और स्वयं के लिए लाभ की आकांक्षा करने वालों की सृष्टि या उनकी उपस्थिति ही मेरे विचार में जनता के प्रति और समस्त देश के भावी हितों और आने वाली पीढ़ी के प्रति अन्याय है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं, मेरे संशोधन में जिन साधनों की चर्चा है उनका मूल्य और महत्व किसी भी संपत्ति होने के कारण उत्पन्न नहीं होता है, पर इससे सबसे बड़ी बात है कि उनका वास्तविक मूल्य सदा समाज के मिले जुले प्रयत्नों से उत्पन्न होता है। गजब की बात कही। अतः मेरा सुझाव है कि हम इन खानों और खनिज संपत्ति के विदोहन में गैर सरकारी लाभ आकांक्षियों को दूरकालिक हितों को सन्निहित न होने दें। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर कुछ निजी क्षेत्रों का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि किस तरह से निजीकरण हो रहा है, कुछ बचा ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे देश के लिए बड़ा एक खतरा है, और इसकी और संकेत प्रोफेसर केटी शाह ने 22 नवंबर 1948 को दे दिया। गजब की बात थी। तो प्रोफेसर केटी शाह जैसे लोग थे भाई, जो देश को बचाने के लिए संविधान में कई सारे प्रावधान करना चाहते थे। अब प्रोफेसर केटी शाह ने एक और संशोधन रखा। वो क्या है? भौतिक संपत्ति के उत्पादन में, सामाजिक सेवा में अथवा सार्वजनिक हित की चीजों में किसी रूप में गैर सरकारी एकाधिकार नहीं होंगे। वाह! अगर आपने आर्टिकल 39 पढ़ा है, अगर आपने आर्टिकल 38 पढ़ा है, तो आप वहां पर देखेंगे कि संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, निजी एकाधिकार नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर का कब्जा नहीं होगा। इस प्रकार की बातें सार के रूप में हमको आर्टिकल 38, 39 में दिखाई देती है। उन्हीं की ओर संकेत करते हैं प्रोफेसर केटी शाह और अपना संशोधन को रख रहे हैं। साथ ही साथ वो लिख रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था के चालन का ऐसा परिणाम ना हो कि धन और उत्पादन संसाधनों का सकेंद्रण हो जाए जो सबके लिए अहितकारी हो। अगर आप आर्टिकल 39 देखेंगे तो साफ साफ बात ये लिखी हुई मिलेगी कि राज्य का ये दायित्व है कि वह आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण ना होने दे, सकेंद्रण ना होने दे। इस प्रकार के संशोधन प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा रखे जा रहे हैं आपके सामने। फिर वो कह रहे हैं, मुझे इस बार भी वही तर्क उपस्थित करना है जो मैंने पिछले संशोधन में प्रयुक्त किए। और वो क्या किए कि भाई जितने भी जो संसाधन है उसका सार्वजनिक हित में अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए, उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी वो बात कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह अपने संशोधन को रखते हुए। बड़े गजब के व्यक्ति हैं प्रोफेसर केटी शाह, और वो ये चाह रहे हैं कि भारत में इस प्रकार का ढांचा स्थापित किया जाए जहां पर संसाधनों पर अधिक से अधिक जनता का अधिकार हो, न कि कुछ लोगों का अधिकार हो जाए। इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह के बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब आते हैं, जो कि एक फिर एक्टिव मेंबर है। वो एक संशोधन कर रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गजब का शब्द का प्रयोग किया गया है, और शब्दों की जादूगरी, तकनीकी शब्दों का जो महत्व है वो आप देख सकते हैं। अभी एक शब्द मैंने बोला, मैंने कहा कि प्रोफेसर केटी शाह ये चाहते थे कि संसाधनों का सकेंद्रण ना हो। सकेंद्रण इंग्लिश में शब्द है कंसंट्रेशन ना हो। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि नहीं, सकेंद्रण के आगे एक शब्द जोड़ दो, अनुचित सकेंद्रण ना हो। क्या गजब की बात कही। अनुचित सकेंद्रण नहीं होना चाहिए। सब जगह जितना भी जो सेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन जो पाया जाता है, वो उसके आगे क्या शब्द जोड़ दो, अनुचित ना हो। मतलब उचित संकेंद्रण किया जा सकता है, इनका मतलब ये है। आगे वो क्या कह रहे, मेरे संशोधन का प्रभाव ये होगा कि इस खंड द्वारा धन और उत्पादन साधनों के सार्वजनिक अहितकारी अनुचित सकेंद्रण का वर्जन किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ आजकल जो आर्थिक व्यवस्था है और जिसके ध्यान में रखकर यह प्रावधान किया गया, उसका अनिवार्यतः यह अर्थ होगा कि धन और उत्पादन साधनों का प्रयोग लाभप्रद रीति से न होंगे यदि हम साम्यवादी राज्य बनाना नहीं चाहते। इस प्रकार से वो अपनी बात कहते हुए अनुचित शब्द को आगे जोड़ना चाहते हैं। फिर
इसी अनुच्छेद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब एक नया शब्द और जोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एब्यूज, एक शब्द लिखा हुआ है एब्यूज, उस शब्द के स्थान पर एक्सप्लॉयटेशन शब्द जोड़ो। आप एब्यूज शब्द की जगह पर एक्सप्लॉयटेशन जोड़ो और इकोनॉमिक नेसेसिटी शब्द के स्थान पर वांट शब्द जोड़ दीजिए। वांट, नेसेसिटी और वांट को हम अक्सर प्राइवेसी शब्द के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन देख लीजिए वो कह रहे हैं नेसेसिटी नहीं होना चाहिए, वांट शब्द होना चाहिए। और एब्यूज, हम एब्यूज शब्द का भी और एक्सप्लॉइट शब्द को भी प्राइवेसी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, एब्यूज शब्द हटाओ, उसकी जगह एक्सप्लॉइटेशन लिखो, और नेसेसिटी शब्द हटाओ, उसकी जगह पर वांट शब्द लिखो। यह है संविधान की सुंदरता, इसको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। अभी भाई क्या कह रहे हैं, सर अनुच्छेद 31A को फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अरे यार, ये 31 आज वाला नहीं है, अनुच्छेद 31A आज वाला नहीं है मेरे भाई, ये मसौदा संविधान का। इतने देर से मैं चर्चा कर रहा हूं, आप तो उसी संविधान सभा के मेंबर की तरह बोल गए जिन्होंने कहा कि उस अनुच्छेद का क्या हुआ, और उपाध्यक्ष महोदय ने कहा अरे वो तो संशोधन हो भी गया, पारित भी हो गया। तो ये अनुच्छेद आज का अनुच्छेद नहीं है, मसौदा संविधान का अनुच्छेद है। संख्या पूरी बदल जाएगी भाई, अभी भाई ऐसा मत करो। चलिए, अब उपाध्यक्ष महोदय नजरुद्दीन जी अहमद साहब से कह रहे हैं कि आप अब्यूज से एक्सप्लॉयटेशन रखना चाहते हैं, नेसेसिटी से वांट रखना चाहते हैं, क्या भाषण देना भी आवश्यक है? वो चाह लिया वही ठीक है ना, संशोधन रख लिया आपने, क्या भाषण देने की आवश्यकता है? तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय HV कामत साहब का नाम पुकारते हैं नए संशोधन के लिए। HV कामत साहब अपना संशोधन क्या रख रहे हैं जरा देखिएगा। राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा कि नागरिकों को आर्थिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर अपने वयस तथा शक्ति के अनुकूल उप व्यवसायों में न जाना पड़े। यहाँ लिंग शब्द भी जोड़ना है, जिससे कि ये इस प्रकार बन जाएगा कि अपने वयस या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के ऐसे व्यवसाय में न जाना पड़े। जेंडर शब्द जोड़ना चाहते हैं HV कामत साहब। फिर वो अपनी बात को भी रख रहे हैं कि श्रीमान मैं अनुभूत करता हूं कि जब तक ऐसी आर्थिक व्यवस्था रहेगी जैसी कि आज है, तब तक ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कदाचित स्त्रियों को अधिक आवश्यकता के वशीभूत होकर ऐसा काम करना पड़े जो कि उन अवस्थाओं के अनुकूल ना हो जो कि प्रकृति में उन पर आरोपित कर रखी हो। दोस्तों, अगर आपने भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व अगर ढंग से देख रखे हैं तो इसमें एक आपको तत्व दिखाई देगा कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा, किस बात का, कि लोगों को ऐसे काम नहीं करने पड़े जो उनकी आयु के विपरीत हो। ऐसा नीति निर्देशक तत्व दिखाई देगा। अब यहां पर HV कामत साहब कह रहे हैं कि नहीं, लिंग भी शब्द लिख दो। लिंग लिखने से, जेंडर लिखने से फर्क यह आ जाएगा कि स्त्रियों को ऐसे कामों में नहीं ढकेला जाएगा जो उनकी आयु के विपरीत हो या जो उनके स्वभाव के विपरीत हो, ऐसा वो HV कामत साहब कहना चाहते हैं। फिर जैसे वो बात रख रहे होते हैं तो इस बीच में श्री सुब्रमण्यम साहब बोल रहे हैं, श्रीमान यदि एक सदस्य अपना संशोधन उपस्थित नहीं कर रहा हो तो क्या उस पर उसे भाषण देने का अधिकार है? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मुझे अंत तक पता नहीं चला कि HV कामत साहब अपना संशोधन पेश नहीं करेंगे। वो भाषण दे रहे थे तो मुझे लगा कि भाषण देने के बाद अपना संशोधन पेश कर देंगे, इसलिए मैंने उनको बोलने दिया और आखिर में जाकर उन्होंने कह दिया मैं तो अपना संशोधन पेश ही नहीं कर रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे मुझे तो आखिर तक पता नहीं था कि वो संशोधन नहीं रखेंगे। फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण साहू जी, जिनके नाम से संशोधन है, 906 संख्या है इनकी। वो कह रहे हैं साहब कि ये जो अनुच्छेद 31 है, इस 31 में देयर एज, इस शब्द की जगह पर आप देयर एज एंड सेक्स ये शब्द भी जोड़ दीजिए। सेक्स वही मतलब लिंग शब्द जोड़ दीजिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और उसके पीछे तर्क जो दिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि सेक्स शब्द का हमने प्रयोग फंडामेंटल राइट्स में भी किया है। आज का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की शब्दावली हमको यहां रखने में क्या दिक्कत है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो इसके पीछे तर्क भी देते हैं कि महिलाओं को ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए ये शब्द लाना बहुत जरूरी है। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम पुकारते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से यह कहा जाता है कि वे भी अपना संशोधन रखें। अब देखिए कमाल की बात, खासकर यूट्यूब वाले जुड़िएगा, सुनिएगा जो अभी अभी जुड़े हैं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ही 4 नवंबर 1948 को मसौदा संविधान रखा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता वाला प्रारूप समिति ने ही उस मसौदे जो सर बी एन राव ने तैयार किया था उस पर विचार विमर्श करके मसौदा संविधान तैयार किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा रखे गए मसौदा संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों को कहा गया कि वे अपने विचार रखें या संशोधन अगर चाहते हैं तो संशोधन के संदर्भ में प्रस्ताव रखें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति जिसने मसौदा संविधान तैयार किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में उसमें संशोधन करते थे। वे भी एक मेंबर के रूप में उसमें संशोधन हेतु बिल लाते थे, प्रस्ताव लाते थे। ये मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी कहा था, आज इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय एच.सी. मुखर्जी साहब नाम पुकारते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का कि आप भी अपना संशोधन लाइए। तो वो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने साहब कह दिया, अब मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में संशोधन संख्या 908 जो कि सैयद अब्दुल रऊफ के नाम है, जो कि आसाम से हैं, उनका नाम पुकारा गया और उनको कहा गया भी आप भी अपनी बात रखो। तो उन्होंने इसी अनुच्छेद में लिंग के बाद में एक शब्द जोड़ दिया, स्वास्थ्य, हेल्थ शब्द भी जोड़ दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके बाद में वो तर्क दे रहे हैं कि ऐसा मैं वो क्यों करना चाहता हूं। इसके बाद में एस वी कृष्ण मूर्ति राव आते हैं, वो भी हेल्थ को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन शक्ति और हेल्थ शब्दावली की जगह पर स्वास्थ्य और शक्ति शब्द इस प्रकार की शब्दावली जोड़ना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में रेवरेंड जेरोम डिसूजा जो कि मद्रास से हैं, वो संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में वो अपनी बात को क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने इस संशोधन पे जो कि मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने भेजा, मुझे एक छोटी सी स्टेटमेंट देने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अच्छा, फीडबैक लिंक भी शेयर कर दिया आप लोगों को, जो लोग जूम से जो जुड़े हुए साथी हैं वो फीडबैक लिंक देख सकते हैं। ये फीडबैक लिंक है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। जवाब यहाँ नहीं देना है, जवाब लिंक पर ही देना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। मैं तत्काल इस सभा को एक बार पुनः आश्वासन दे दूं कि मेरा बयान संक्षिप्त होगा और अब जो कारण बताऊंगा उनसे मेरा विचार इस संशोधन पर जोर देने का नहीं है। किंतु श्रीमान, मैं ये बात को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं कि जिन कारणों से हमने ये संशोधन भेजा था वह इस सभा को समझ लेना चाहिए। फिर वही बात कह रहे हैं, श्रीमान, इस सभा के कई भागों से शिकायत हुई कि हमारा संविधान हमारे लोगों की आत्मा और स्वाभाविक बुद्धि को प्रतिबिंबित नहीं करता और ये विभिन्न वैदेशिक स्रोतों और वैदेशिक संविधानों से लिए हुए प्रावधानों की खिचड़ी मात्र है। किसी हद तक ऐसा हो सकता है। मुझे विश्वास है कि संविधान होते हैं और अति स्थिर रूप से पाए जाते हैं। हम अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में इन्हीं गुणों से अति आवश्यकता होगी। श्रीमान, इतना ही नहीं, देश प्रेम भी परिवार के प्रेम का विस्तृत और विकसित रूप ही है। हमें अपने देश को मातृभूमि और पितृभूमि कहते हैं। हमें अपने प्राचीन इतिहास की संस्कृति, विस्तार एवं महानता का ज्ञान भी नहीं हो पाता, उससे पूर्व हम अपने देश से प्रेम करने लगते हैं क्योंकि हम उस छोटे से स्थान से प्रेम होता है। इस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं कि संविधान में ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हो। इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे हैं। फिर वीसी केशव राव का नाम पुकारा जाता है। वो कह रहे हैं कि साहब, मैं मेरा संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा की जाए तब मेरे संशोधन को रखने की मुझे परमिशन हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक संविधान सभा में जो मसौदा संविधान रखा गया है उसमें अभी तक भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक है उस पर चर्चा की गई। भाग 2 जो कि नागरिकता के संदर्भ में, उस पर चर्चा छोड़ दी गई। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, उस पर चर्चा छोड़ दी गई और सीधा भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में, उस पर चर्चा की जा रही है। वीसी केशव राव जो कि मद्रास के हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं संशोधन जो रखा है वो अभी फिलहाल मैं यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ तथा मैं सभा से निवेदन करता हूँ कि जब भी मूल अधिकारों पर चर्चा हो तो मुझे मेरा संशोधन उस समय रखने दिया जाए क्योंकि मेरा संशोधन उन्हीं विषयों से संबंधित है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर ठाकुरदास भार्गव आते हैं। ठाकुरदास भार्गव वही जिन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा, जिन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा। ये ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं? मैं इस समय संशोधन संख्या 920 पेश नहीं कर रहा हूं, किंतु जब हम मूल अधिकारों पर विचार करेंगे तब इसे मैं जरूर पेश करूंगा। ठाकुरदास भार्गव भी ऐसा कह रहे हैं। 923 भी पेश नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, ओके, अब हम इन संशोधनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
तो आते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो अपने विचार रखते हैं। वो कह रहे हैं ये एक ऐसा खंड है जो हमारे संविधान में अत्यंत आधारभूत है। जिस प्रकार के संशोधन रखे गए हैं उससे भी ये पता चलता है कि ये सारे संविधान के मूल तक जाता है। निसंदेह मेरी सहानुभूति प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधनों के साथ है। उन्होंने 2 संशोधन रखे जिनका वास्तव में ये आशय है कि इस खंड में हम ये बात रख देनी चाहिए कि हमारे राज्य की व्यवस्था समाजवादी होगी। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। कई मित्र मुझसे लगातार ये प्रश्न पूछते रहे हैं कि हमने समाजवाद शब्द प्रस्तावना में क्यों जोड़ा। तो आप लगातार देख सकते हैं कि चाहे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना हो, चाहे प्रोफेसर के.टी. शाह हो, चाहे एच.वी. कामत शाह हो, चाहे महावीर त्यागी जी हो, संविधान सभा के ये सदस्य कुछ ऐसे सदस्य हैं जो लगातार संविधान में ऐसे प्रावधान, ऐसे अनुच्छेद जोड़ना चाहते हैं जो समाजवादी विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी प्रोफेसर के.टी. शाह की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूं कि संविधान में समाजवादी आना चाहिए। मैंने प्रस्तावना में एक संशोधन भेजा है, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कह रहे हैं, जिनमें मैंने कहा है कि संघ शब्द के पहले समाजवादी शब्द जोड़ देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। मैं स्वयं तो ये अनुभव करता हूं कि उन्होंने जो विशेष संशोधन रखे हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं और मैं मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इन संशोधनों का आशय इस संविधान में कहीं ना कहीं शामिल कर दें। वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर के.टी. शाह ने जो संशोधन रखे बड़े महत्वपूर्ण है, वो समाजवाद से संबंधित है और मैंने तो खुद ने प्रस्तावना के संदर्भ में एक संशोधन पहले से रख रखा है कि प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा जाए। फिर वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो कि मेरे मित्र हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर के.टी. शाह ने जो संशोधन रखे हैं उनके भावों को संविधान के किसी न किसी भाग में जरूर समाविष्ट करें। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। गजब की बातें हैं भाई, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से कि कितनी गजब की बातें रखी जा रही है एक सदस्य के द्वारा। एक सेकेंड, हाँ, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी के बाद में आते हैं संविधान सभा के एक और मेंबर यदुवंश सहाय, ये बिहार से है। यदुवंश सहाय ये बिहार से है। ये क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, श्रीमान ये कहा गया था, संभवतः कल ही कहा गया था कि इस अध्याय का यह अनुच्छेद आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 को हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित हमेशा कहते रहे, उसी की ओर इशारा करते हुए दिखाई देते हैं यदुवंश सहाय। क्या कह रहे हैं? यह भी कहा गया था कि इस अध्याय में तथा इस अनुच्छेद में हम समाजवाद या अन्य वादों के कीटाणु पा सकते हैं। यह भी कहा गया कि यह अध्याय निर्धन लोगों के अधिकार पत्र है। मैं अत्यंत सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्याय में अनुच्छेद 31 एक धुरा है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमेगा। वाह! आज देखिए दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, यूट्यूब वाले, जूम वाले, दोनों बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं, सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व कौन सा माना जाता है? 36 से 51 में से 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा नीति निर्देशक तत्व माना जाता है? क्या बात है, दुर्गा जी ने जवाब दे दिया एक झटके में। आर्टिकल 39, यस, आर्टिकल 39 भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बेबी जी, नरपत जी, गजेंद्र जी, सबके आंसर आ रहे हैं 39। बहुत अच्छा लग रहा है। 39 इसी अनुच्छेद पर चर्चा की जा रही है संविधान सभा में। उस समय इसकी संख्या अलग है, आज जिसको हम 39 कह रहे हैं उस समय उसकी संख्या 31 है। तो यदुवंश सहाय क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, मैं वापस सुनाता हूं आपको। यह भी कहा गया कि इस अध्याय में तथा इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 31 जिसे आजकल हम लोग 39 कहते हैं, इस अनुच्छेद में हम समाजवाद और अन्य वादों के कीटाणु पा सकते हैं। यह भी कहा गया कि इस अध्याय, यह अध्याय निर्धन लोगों का अधिकार पत्र है। अरे वाह यार, ये तो बड़ा प्रतियोगी परीक्षा का बड़ा जबरदस्त सवाल बनेगा। यूट्यूब के साथ ही जरा सुन लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के बारे में संविधान सभा में यह किसने कहा था कि यह निर्धनों का अधिकार पत्र है? इट्स अ चार्टर ऑफ द पुअर्स। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है इसको निर्धनों का अधिकार पत्र किसने कहा था?
यदुवंश सहाय ने कहा था, 22 नवंबर 1948 को कहा था। बड़ा गजब का प्रश्न है। यूट्यूब वाले बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। आर्टिकल 39, अकील खान साहब, सोनमती जी, विवेक जी, गुलशन जी, संतोष जी, संजू जी, कोमल जी, ठीक है। अब आप आ जाइए इसकी तरफ, देखिए ये क्या गजब की बात कही जा रही है। फिर वो क्या कह रहा है, बड़ी गजब की एक और बात है, मैं अत्यंत सम्मान के साथ ये निवेदन करता हूं कि इस अध्याय में अनुच्छेद 31 एक धुरा है, धुरा यानी धुरी है, धुरी केंद्रीय बिंदु है। वो कह रहे हैं जिसके चारों ओर सब कुछ घूमेगा। वाह, ये कौन कह रहे हैं? यदुवंश सहाय कह रहे हैं। इस अनुच्छेद के खंड 3 सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं इस परिषद का ध्यान सादर दिलाऊंगा। किंतु मुझे खेद है कि मेरे मित्र प्रोफेसर शाह के संशोधन का समर्थन करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरा सादर निवेदन है कि यह संशोधन अव्यवस्थित शब्दों में है। किंतु मैं इस सभा की जानकारी के लिए कह दूं कि जहां तक उनके संशोधन में सन्निहित सिद्धांतों का संबंध है, मैं उनका समर्थन करता हूं। क्या गजब की बात कही है। अनुच्छेद 31, उस समय का अनुच्छेद 31, आज का अनुच्छेद 39 को इस अध्याय का दूरी का, जिसके और चारों और बाकी वाले अनुच्छेद घूमेंगे। यदुवंश सहाय जी ने क्या बात कही, गजब की बात कही। ठीक है, फिर यदुवंश सहाय जी के उद्बोधन के बाद में एस नागपा जी आते हैं। एस नागपा जी मद्रास के हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, यही एक ऐसा खंड है जिससे जनसाधारण में भविष्य के लिए कुछ आशा का संचार हो सकता है। वाह, क्या बात कही है। श्रीमान, यही वो अनुच्छेद है जिससे जनसाधारण में भविष्य के लिए कुछ आशा का संचार हो सकता है, ऐसा एस नागपा कह रहे हैं, जो कि मद्रास के हैं। वो कह रहे खंड 2 तथा खंड 3 निर्धन लोगों के लाभार्थ रखे गए। निसंदेह ये अच्छा होता यदि इस खंड को इस अनिश्चित भाषा में न रखकर अधिक सुनिश्चित शब्दों में रखा जाता। सामान्य मनुष्य के नाते, साधारण मनुष्य के नाते मैं इन खंडों में भविष्य के लिए कुछ आशा किरण देखता हूं। वाह 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 वाह। यहाँ जो माननीय सदस्य इकट्ठे हुए हैं, उन सबका उद्देश्य यथासंभव शीघ्र समाजीकरण करना है। जब तक ये खंड है, भारत में पूंजीवाद के फलने फूलने की कोई संभावना नहीं है। जब तक ये खंड संविधान में शामिल है, तब तक भारत में पूंजीवाद के फलने फूलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से एस नागपा आज के दिन कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वो जिस अनुच्छेद 31 के बारे में ऐसा कह रहे हैं, उसी को आज हम भारतीय संविधान में आर्टिकल 39 के रूप में जानते हैं। क्या गजब की बातें कही जा रही है। यहाँ जो माननीय सदस्य आगे वो बात को कह रहे हैं, मैं मसौदा समिति और उनके प्रधान का अत्यंत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने विशेषतः ये खंड रखे, और मेरी केवल यही शिकायत है कि उन्हें अधिक सुनिश्चित भाषा में नहीं रखा। बस मैं तो पहले तो इनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस अनुच्छेद को इस भाग में रखा। थोड़ा सा मुझे शिकायत है कि थोड़ी सी भाषा ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लिया जाए। बाकी ये अनुच्छेद गजब का अनुच्छेद है, ऐसा वो कह रहे हैं एस नागपा जी। आप जानते हैं ना, आजकल आर्टिकल 39 में जो 6 बातें लिखी हुई है, क्या गजब की बात है। सभी महिलाओं पुरुषों को कार्य करने का समान अधिकार प्राप्त होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग होगा जिससे अधिकतम लोगों का भला हो। ऐसे स्त्री और पुरुषों को ऐसे जॉब में नहीं शामिल किया जाएगा जो उनकी आयु के विपरीत है। बच्चों को शोषण से रोका जाएगा, उसकी जो शैशव अवस्था है उसको ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार की खूबसूरत बातें आर्टिकल 39 में आज के दिन है। ये सब बातें अनुच्छेद 31 के अंतर्गत थी। फीडबैक लिंक भेज दो, हरगिज मत भेजना इनको, क्योंकि ये थे ही नहीं, अब आए हैं। क्या कमाल है, इतनी देर से फीडबैक दिया जा रहा है ना, आप कहाँ हैं? ब्रजेश प्रसाद क्या कहते हैं? भाई भेज दो भाई, वापस लिंक शेयर कर दीजिए, वापस शेयर कर दीजिए। ब्रजेश्वर प्रसाद क्या कह रहे हैं? श्रीमान, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलो भाई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यंत खेद है कि अब इस विषय पर बहुत पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब हम किसी को बोलने की परमिशन नहीं देंगे। सीधा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम पुकारा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस अनुच्छेद में बहुत से संशोधन प्रस्तुत किए गए, उनमें से केवल 4 है जो विचारार्थ शेष है। सर्वप्रथम मैं श्री कृष्णमूर्ति राव के संशोधन को लेता हूं। ये केवल शाब्दिक संशोधन है और मैं तुरंत ये कहता हूं कि मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कृष्णमूर्ति राव जी का जो संशोधन था उसको स्वीकार कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? तत्पश्चात मेरे मित्र प्रोफेसर के.टी. शाह द्वारा प्रस्तावित 3 संशोधन है। उनका प्रथम संशोधन है, नागरिक शब्द के स्थान पर प्रत्येक नागरिक ये शब्द रख दिए जाए। यदि वे केवल ये संशोधन रखते तो मुझे उनके संशोधन को स्वीकार करने में कोई अधिक कठिनाई नहीं होती, किंतु वे समान रूप से नर और नारी इन शब्दों को भी हटाना चाहते हैं, जिस पर
बहुत आपत्ति है। अतः मैं उनसे कहूंगा कि वे अपने इस विशेष संशोधन पर जोर न दें तथा विश्वास रखें कि जब इस संविधान पर इस सभा में विचार हो चुकेगा तथा ये शाब्दिक परिवर्तनों के लिए मसौदा समिति के पास पुनः भेजा जाएगा, तब मैं उनके सुझाव का समावेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल समझता हूं कि प्रत्येक नागरिक, ये शब्द नागरिकों शब्द से अच्छे हैं। सर 25 को हॉलीडे रहेगा? नहीं रहेगा भाई, 25 को हॉलीडे नहीं रहेगा। 25 नवंबर को हमारे चुनाव का दिन है, चुनाव करेंगे, लेकिन 9 बजे तक तो संविधान सभा की बहस भी करेंगे, क्योंकि इसकी मेरी कोशिश है कि यथासंभव उन दिनों पर चर्चा की जाए जिन दिनों में संविधान सभा जुटी थी। कोई और परिस्थितियां, कभी विकट परिस्थिति आ जाएगी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तो कोशिश करें। ड्यूटी है तो ड्यूटी बहुत ढंग से परफॉर्म कीजिए, बहुत अच्छे से ड्यूटी कीजिए। मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, लेकिन संविधान सभा की बहस तो इसी तरह से जारी रहेगी। 25 को भी रहेगी, हम भी वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप भी वोट दीजिए। किसको देंगे यहाँ चर्चा मत करना, यहाँ चर्चा मत करना। चलिए आगे चलते हैं। उनके अन्य संशोधनों के बारे में वो प्रोफेसर केटी शाह ने जो संशोधन रखे उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मैं कुछ संशोधनों को बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद में एक एक पर वोटिंग हो रही है। देख लीजिए यूट्यूब वालों, अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, जरा सुनिएगा। आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि भाई क्या सर्वसम्मति से पारित होते थे? नहीं, वोटिंग होती थी। कई बार सर्वसम्मति, कई बार वोटिंग। तो जरा देखिए उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं संशोधनों पर एक एक करके वोट लूंगा, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 31 में संशोधन के लिए रखा जाता है वोटिंग के लिए, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर दूसरा रखा जाता है, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कौन कौन से रखे जा रहे हैं वो मैंने बता रखे। इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह जो कि एक बड़ा संशोधन करना चाहते हैं, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह का एक और संशोधन, वो भी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इसके बाद में सकेंद्रण की जगह पर अनुचित सकेंद्रण शब्द लिख दो, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इसके बाद में एब्यूज शब्द की जगह पर एक्सप्लॉइटेशन लिख दो, नेसेसिटी की जगह वांट लिख दो, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर आयु की जगह पर आयु के साथ में लिंग यानी जेंडर शब्द भी लिख दो, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर शक्ति और स्वास्थ्य में फेरबदल कीजिए, प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर शक्ति और स्वास्थ्य पहले लिख दीजिए, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ये इस बार स्वीकृत हो गया भाई, सब अस्वीकृत नहीं हो रहे, प्रस्ताव स्वीकृत भी हो रहे, तो ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। फिर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा अब ठीक है भाई, अनुच्छेद 31 स्वीकार कर लें क्या? तो इन्होंने कहा अनुच्छेद 31 संशोधित रूप में संविधान का भाग बन जाए, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब आएगा अनुच्छेद 31A। अनुच्छेद 31A में आज के संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे यूट्यूब के सभी साथी सुन लीजिएगा। 31A मुझे मालूम है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, पर हम तो मसौदा संविधान की बात कर रहे हैं। हम 22 नवंबर 1948 को जो कुछ हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो आइए उस पर। एम अनंत श्यामनम आयंगर आ रहे हैं, बड़े एक्टिव मेंबर है, मद्रास से हैं। क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन संख्या 927 मेरे नाम से है, किंतु श्री संथानम ने इस संशोधन में एक संशोधन और दिया है जो इसके स्थान पर रखने के लिए मैं देखता हूं कि उसकी भाषा अधिक अच्छी है। श्रीमान, आपकी आज्ञा से मेरे संशोधन के स्थान पर उन्हें अपना संशोधन रखने की अनुमति दी जाए। यदि आप चाहते हैं कि मैं नियमित रूप से अपना संशोधन प्रस्तुत करूं तो मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन के संतानम और मेरा संशोधन ठीक एक जैसा ही है, इसलिए आप चाहें तो रखने के लिए दे सकते हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय श्री संतानम का नाम पुकारते हैं, श्री के संतानम साहब आ रहे हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर खुद ने अपने हाथ से लिख रखा है ग्राम पंचायत, यानी ये ग्राम पंचायतों के संदर्भ में है, ग्राम पंचायतों के संदर्भ में है। क्या रख रहे हैं? अनुच्छेद 31 के पश्चात नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाए। क्या अनुच्छेद जोड़ दिया जाए? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और उन्हें स्वशासन के अंगों के रूप में प्रकार्य कर देने के लिए उन्हें यथा आवश्यक शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा। इतना बड़ा एक अनुच्छेद जोड़ने के लिए, नया अनुच्छेद जोड़ने के लिए के संतानम साहब संशोधन रख रहे हैं। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और उन्हें स्वशासन के अंगों के रूप में प्रकार्य देने के लिए उन्हें यथा आवश्यक शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 देखिए, आपको ये लैंग्वेज लगभग अब दिखाई देगी। तो ये 31A के रूप में के संतानम साहब लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। श्रीमान, मुझे इस खंड की आवश्यकता को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने ग्राम पंचायतों के विषय में ऐसे ही संशोधन भेजे हैं, किंतु उन्होंने इसके साथ स्वावलंबन की तथा अन्य शर्तें लगा दी है, जिन्हें कि हम में से कईयों ने
निदेशक तत्वों में रखना वांछनीय नहीं समझा। ग्राम पंचायतों को क्या शक्ति दी जानी चाहिए, उनके क्या प्रदेश होने चाहिए तथा उनके क्या प्रकार्य होने चाहिए, प्रांत प्रांत और राज्य राज्य में भिन्न होंगे और ये वांछनीय नहीं है कि इस संविधान में कोई अटल निर्देशन दिए जाए। कहीं बहुत छोटे छोटे ग्राम हो सकते हैं, कहीं बहुत दूर हो सकते हैं, कहीं 50 परिवारों का एक गांव हो सकता है। हमें एक ग्राम पंचायत की आवश्यकता हो, अन्य स्थानों पर उन्हें एक वर्ग में एकत्रित करना वांछनीय हो सकता है ताकि वे छोटे छोटे नगर बन जाए और कुशलतापूर्वक लगभग नगर समितियों का सब प्रबंध चला सके। बड़ी गजब की बात संतानम साहब रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अन्य लोगों ने भी बहुत सारे संशोधन रखे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कंडीशन जोड़ दी, स्वशासन की इकाई हो, कुछ और बातें हो। उन्होंने कहा मैं इन सब बातों को नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि अलग अलग जगह पर ग्राम पंचायतें अलग अलग रूप में गठित की जाएगी। कहीं छोटे से गांव होंगे, कहीं बड़े गांव होंगे, तो इसलिए मैं सारी बातें निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं तो इतनी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि ऐसे प्रकार्य दिए जाएंगे, ऐसी शक्तियां दी जाएगी, ऐसे प्राधिकार दिए जाएंगे, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दीजिए। ऐसा संतानम साहब अपनी बात को रखते हुए धन्यवाद दे देते हैं। मुझे आशा है कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा। धन्यवाद श्रीमान, ऐसा वो कहते हैं। फिर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, माननीय अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, श्रीमान मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं। और के संतानम साहब का संशोधन तुरंत स्वीकार हो गया। और आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो आज आपको नजर आता है, उसके बारे में अनुच्छेद 31A का संशोधन का प्रस्ताव के संतानम साहब ने रखा था। के संतानम साहब ने रखा था। जो 31A का संशोधन जो आया है, 31A नाम का जो नया अनुच्छेद आया, उसी को आज हम अनुच्छेद 40 के रूप में जानते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। आप देख सकते हैं। इस बीच में सेठ गोविंददास जी बोलने के लिए खड़े हुए। उपाध्यक्ष कह रहे हैं यदि आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो प्रोफेसर रंगा अपना संशोधन प्रस्तुत करें, इसके बाद आप बोल देना। किसको कह रहे हैं? सेठ गोविंददास जी को कह रहे हैं। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं सर प्रोफेसर रंगा जी तो यहाँ है ही नहीं, प्रोफेसर रंगा जी जिनका नाम आपने पुकारा वो तो यहाँ है ही नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या करें, मैं दुविधा में हूं, यह संशोधन स्वीकृत हो चुका है। यदि मैं एक वक्ता को अवसर दूं तो सारे प्रश्न पर फिर से बहस करनी होगी। मैं इस विषय में विशेषज्ञों के परामर्श को मूल्यवान समझूंगा। अब ग्राम पंचायत के संदर्भ में कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं एक दुविधा में आ गया हूं। दुविधा में इसलिए आ गया हूं कि जो संशोधन रखा गया के संतानम साहब के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसको स्वीकार कर लिया। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसको स्वीकार कर लिया तो अब इसके ऊपर बहस करनी है कि नहीं करनी है, मैं संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनके मूल्यवान सुझाव लेना चाहूंगा कि वो इस बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। तो M अनंत श्यामनम आयंगर जी बोल रहे हैं यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं केवल उस प्रणाली का हवाला दूं जो कि इस सभा में तब प्रयोग की जाती है जब यह सभा व्यवस्थापिका सभा के रूप में बैठती है। यदि एक सदस्य जो विधेयक का प्रस्तावक है और संशोधन को स्वीकार भी कर ले तो वह ये संकेत मात्र होता है कि अन्य सदस्यों को क्या कार्यविधि अपनानी चाहिए। वे तत्पश्चात भी अपने वक्तव्य दे सकते हैं तथा प्रस्तावक को उनके बोलने के बाद उत्तर देने का सदा अधिकार होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह अच्छा ऐसी बात है, तो मैं फिर सर्वप्रथम श्री प्रकाशम को बोलने का अनुरोध करता हूं। इसके बाद में मद्रास से T प्रकाशम संविधान सभा के जो मेंबर है वो बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस संशोधन को सुंदरता से स्वीकार कर लिया। अब देखना ये जो लाइन लिख रहा है, लाइन जो बोली जा रही है बड़ा ध्यान से सुनना। क्या कह रहे? उपाध्यक्ष महोदय मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस संशोधन को सुंदरता से स्वीकार कर लिया। किसी को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है क्या? यूट्यूब और जूम वालों, T प्रकाशम साहब ने बोला कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सरकार ने संशोधन को बड़ी सुंदरता से स्वीकार कर लिया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? वीरेंद्र जी, दुर्गा जी, हरमन जी, संगीता जी, रुचि जी, रोमाराम जी, किरण चोपड़ा जी, चेतन जी, नरपत जी, विराट जी, राहुल जी, बताओ भाई किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ऑब्जेक्शन होना चाहिए बेबी जी, ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी ने कहा सरकार क्या है यार, सरकार कौन होती है भाई संविधान सभा में? सरकार नाम की कोई चीज नहीं है संविधान सभा में। देखो अभी इसी बात पर होगी, वापस बोल रहा हूं। T प्रकाशम क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने संशोधन को सुंदरता से स्वीकार कर लिया और वह इसे संविधान में समाविष्ट करने के लिए सहमत हो गई। हमें संविधान के निर्माण के समय प्रारंभ में ही इस संशोधन को रखने का प्रयत्न करना चाहिए था। विशंबर दयालु त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, संविधान सभा के मेंबर। श्रीमान मुझे पता नहीं चलता है
कि वे किस सरकार की चर्चा कर रहे हैं यहां पर। तो टी प्रकाशम कह रहे हैं आज जिस प्रकार सरकार स्थापित है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। यह एक ऐसा विषय है कि देश को और इस सभा के सदस्यों को बहुत प्रिय है। उन्होंने व्यापक चर्चा में जिस प्रकार भाग लिया तथा इस बात को चर्चा में सबसे आगे रखा कि यह बात संविधान में रखी जानी चाहिए, उससे यह प्रकट हो गया कि यह विषय उन्हें कितना प्रिय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष है, इसी पक्ष में अपना मत व्यक्त किया कि ग्राम पंचायतों को ही संविधान का आधार बनाना चाहिए। श्री विशंबल दयाल त्रिपाठी जी कह रहे हैं सरकार का हमारी चर्चा से क्या संबंध है। वो रुकेंगे नहीं, वो अभी संतुष्ट नहीं, वो कह रहे सरकार से हमारी चर्चा से क्या संबंध है, सरकार अलग चीज है, हम तो संविधान सभा है। तो उपाध्यक्ष महोदय ने क्या बोला, उनका संकेत संविधान सभा के अध्यक्ष की ओर था, सरकार की ओर नहीं। उपाध्यक्ष महोदय ने फिर थोड़ा बीच में हस्तक्षेप करके मनवाया, अरे यार यूं मत करो, ये यूं कहना चाह रहे हैं। तो फिर टी प्रकाशम क्या कह रहे, मैंने सरकार की चर्चा नहीं की, धन्यवाद, ऐसा कह के वो भी पीछे छुड़वाते हैं इस बात से। फिर आगे बोल रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना मत इस पक्ष में व्यक्त किया कि ग्राम पंचायतों को उस समस्त संविधान का आधार बनना चाहिए जो संविधान आजकल हम बना रहे हैं। आपने देखा शुरुआत में ग्राम पंचायतों के बारे में किसी भी प्रकार का मसौदा संविधान में उल्लेख नहीं था। आपने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने खुद ने 4 नवंबर 1948 को अपने उद्बोधन में ग्राम पंचायतों के बारे में क्या कहा। इसके बाद में संविधान सभा में बड़ी गर्मा गर्मी बहस रही। इसके बाद में अब ये संशोधन लाया गया जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा। मेरा सवाल है कि संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता इस तरह से जिस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि कहीं लिखा हुआ 13, कहीं लिखा हुआ 14, कहीं लिखा हुआ 15, कहीं लिखा हुआ 16, कहीं 17। मैं तो आपको 18 और 19 मेंबर्स भी संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले बता दूंगा। कई सारे ऐसे मेंबर्स के नाम किताबों में लिखे हुए नहीं है जैसा आप पढ़ते हैं, ऐसे मेंबर्स के नाम भी आएंगे। आप इवन देखिएगा 4 नवंबर और 5 नवंबर 1948 की संविधान सभा की बहस को अगर आप देखेंगे, जिस पर चर्चा हमने 4 नवंबर 2023 को और 5 नवंबर 2023 को की, आपको संविधान सभा में एक मेंबर आपको दिखाई देंगे, नाम है PS राव। क्या नाम है? PS राव। कोष्टक में देख ला उनके क्या लिखा हुआ है, PS राव साहब के कोष्टक में लिखा हुआ है जोधपुर। तो कभी आपने ये देखा क्या कि PS राव नाम के कोई व्यक्ति भी संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे? नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके नाम आपने नहीं पढ़े होंगे, जैसे मानदाता सिंह जी। मानदाता सिंह जी संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे, लेकिन उनका नाम आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से खर्रे साहब जो कि अलवर से थे, VN खर्रे साहब, वो अलवर से थे, उनका नाम आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे। मोहन सिंह जी मेहता साहब संविधान सभा में मेंबर थे, राजस्थान से थे, उनका नाम आपको दिखाई नहीं देगा। हम देखेंगे सर, नाम आएंगे आगे आगे देखते जाइए आप। तो इस प्रकार से चर्चा की जा रही है और बड़ी बिल्कुल ग्राम पंचायतों के संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा। इसके बाद में सुरेंद्र मोहन घोष साहब जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, श्रीमान मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने माननीय मित्र श्री संतानम के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। श्रीमान वो आगे बोल रहे हैं, आप देखेंगे कि मेरे नाम पर एक संशोधन संख्या 991 है जो कि लगभग मेरे माननीय मित्र के संशोधन के समान ही है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री संतानम ने ऐसा सर्व स्वीकृत संशोधन रखा कि माननीय कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने उसे तुरंत क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो ग्राम पंचायतों के महत्व पर आगे चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं, श्रीमान हमारी ग्रामीण जनता इस प्रणाली से, थोड़ा पानी पी लेता हूं, इस प्रणाली से इतनी परिचित है PS राव। हाँ सुनिधि, आप देखना PS राव जोधपुर से संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में दिखाई देंगे। आप संविधान सभा की बहस में देख सकते हैं। सही कह रहे हैं मेरे यूट्यूब के मित्र। आगे देखिए श्रीमान, हमारी ग्रामीण जनता इस प्रणाली से इतनी परिचित है कि यदि आज हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होता तो वे इसे अपना संविधान नहीं समझते। ऐसा संविधान नहीं समझते जिससे वे कुछ परिचित हो या जिसे वे अपने ही देश का संविधान कह सके। इसलिए श्रीमान मुझे प्रसन्नता है और मेरे माननीय मित्र श्री संतानम तथा माननीय डॉक्टर अम्बेडकर दोनों को मैं बधाई देता हूं कि श्री संतानम ने यह संशोधन पेश किया तथा डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद में सेठ गोविंद दास जी आ रहे हैं। सेठ गोविंद दास जी मध्य प्रांत से हैं। सभापति जी, यहाँ पर हिंदी में इतने कम भाषण होने लगे हैं, देखिए इनके आगे स्टार लगा हुआ नहीं है,
स्टार लगा हुआ नहीं है इसका मतलब वो हिंदी में बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ इसका मतलब वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम उसका ट्रांसलेट पढ़ रहे हैं। सेठ गोविंदास जी क्या करें, सभापति जी यहाँ पर हिंदी में इतने कम भाषण होने लगे कि हमारे दक्षिण भारत के भाइयों को समझाने के लिए अगर कोई बात होगी तब तो अब वे अंग्रेजी में मैं कहूँगा, नहीं तो फिर मैं हिंदी में बोलना प्रारंभ करता हूँ। माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस संविधान को पेश करते हुए अपने भाषण में देहातों के संदर्भ में जो कुछ कहा तब मुझे बड़ा दुख हुआ, और मेरा यह ख्याल है कि इस सभा के अधिकांश सदस्यों को उनके इस कथन पर दुख हुआ होगा। परंतु मुझे बड़ा हर्ष है कि अंत में उन्होंने माननीय श्री संतानम के इस सुधार को स्वीकार कर लिया। दिन भर का भूला भटका अगर रात को घर आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? सेठ गोविंदास जी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में उन्होंने देहातों के संदर्भ में जो विचार रखे, इससे मुझे दुख हुआ, संविधान सभा के अन्य सदस्यों को भी दुख हुआ, लेकिन के संतानम साहब के संशोधन को उन्होंने स्वीकार कर दिया, इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये संविधान हमको अपना अपना संविधान लगने लग गया है। मैं उस प्रांत से आता हूं जिस प्रांत से इस संदर्भ में शायद सबसे ज्यादा काम हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जनपद के कानूनों की चर्चा आज सारे हिंदुस्तान में है, ऐसा सेठ गोविंदास जी कह रहे हैं। एक समय था जब यह प्रांत बड़ा पिछड़ा हुआ प्रांत माना जाता था, परंतु अब समूचे देश को स्वीकार करना पड़ेगा कि कई बातों में हमारा प्रांत छोटे होते हुए भी अन्य प्रांतों को आज रास्ता दिखा सकता है। वो मध्य प्रांत से थे, और जहां तक ग्राम योजना का संबंध है वहां तक तो ये बात निर्विवाद है कि मेरे प्रांत में इस संदर्भ में सबसे अधिक काम हुआ है, ऐसा सेठ गोविंदास जी कह रहे हैं। तो गजब की बातें हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, और अब गजब के पढ़े लिखे लोग थे भाई संविधान सभा के। आगे जरा सुनिए। ये देश बड़ा प्राचीन देश है और इस देश में ग्राम का सदा ही महत्व रहा है। सब प्राचीन देशों में ये बात नहीं है। मसलन यूनान के शहरों का ग्रामों की अपेक्षा अधिक महत्व था। वो यूनान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यूनान में गांवों से ज्यादा शहरों का महत्व था। वहां पर एथेंस और स्पार्टा के जो जनतंत्र थे उनका आज सारे संसार के इतिहास में बड़ा महत्व है, परंतु वहां पर ग्रामों का महत्व नहीं था। अरे भाई, दुनिया भर में स्पार्टा और एथेंस के लोकतंत्र की हम बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भली बात करो, वहाँ शहरों का ज़्यादा महत्व था, नगरों का ज़्यादा महत्व था, गाँव का महत्व नहीं था। गाँव का महत्व हिंदुस्तान में था। और भारत के संविधान की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं का जितना विस्तार से चर्चा भारत के संविधान में मिलती है, उतनी दुनिया के किसी भी देशों के संविधान में नहीं मिलती है। आप जान सकते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, आधुनिक इतिहासकारों ने भी इस बात को स्वीकार किया। सर हेनरी मैन की एंशियंट लॉ नामक पुस्तक में, बेडेन पावेल की इंडियन विलेज कम्युनिटीज में और बीसी पाल फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया में हमारे प्राचीन ग्राम संगठनों का वर्णन किया है। तो हमारे यहाँ तो बड़ा इतिहास रहा है ग्राम पंचायतों का, और हम ही इसे छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है उसमें भी तो इसी कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है। ये सब बातें वो कह रहे हैं कौन? सेठ गोविंदास जी। और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब ग्राम पंचायतों का हमने स्वीकार कर लिया संविधान में एक पार्ट के रूप में। अब आ रहे हैं VI मुन्नी स्वामी पिल्ले, जो कि मद्रास से हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री माननीय मेरे मित्र संतानम के ये संशोधन रखने से और मसौदा समिति के सभापति के इस कथन से कि वे इसके स्वीकार करने जा रहे हैं, ग्रामों में रहने वाले अपेक्षाकृत कम सौभाग्यशाली लोगों के प्रति सार्वभौम निकाय के वास्तविक विचार प्रकट होते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री प्रकाशम ने माननीय नेताओं राजेंद्र प्रसाद तथा महात्मा गांधी के वक्तव्य की चर्चा की, किंतु हम सब जानते हैं कि ये तथ्य है कि ग्राम नष्ट भ्रष्ट अवस्था में है, और यदि कोई सुविधाएं या स्वशासन देना है तो इस सार्वभौम निकाय द्वारा ग्रामों को दिया जाना चाहिए। ऐसी बात वो कहकर गांवों के महत्व की ओर संकेत कर रहे हैं। इसके बाद में V सुब्रमण्यम, जो कि मद्रास है, वो भी कुछ बात कह रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। तो अरमान भाई, स्कूल का टाइम हो गया इसलिए रोटियां बेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये है संविधान के प्रति आस्था भाई। रोटी बनानी है वो भी बनाएंगे, घर का काम करना है वो भी करेंगे, लेकिन संविधान सभा की इस बहस को देखना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। सैल्यूट सैल्यूट। V सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत माता अपने संविधान को जन्म देगी तब यदि इस संविधान में कोई चेतन तत्व होगा तो वह यही ग्राम पंचायत संशोधन होगा, जिसे मेरे माननीय मित्र संथानम ने प्रस्तुत किया। ये सुविदित सत्य है कि आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ये चेतन तत्व ग्राम पंचायत है। इसी से आज भारत
संसार में स्वशासित इकाई के रूप में खड़ा है, ऐसा वो कह रहे। फिर आगे वो कह रहे स्वावलंबन के विषय में कुछ मतभेद हैं। जब हम किसी ग्राम स्वावलंबी होने की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये समझता हूं, मान लीजिए एक ग्राम में मूंगफली अधिक होती है तो वह उसे निर्यात कर दे, चाहे उस ग्राम के लोगों की आवश्यकता के लिए डालडा तथा अन्य पदार्थ मंगाने पड़े। ऐसा वो कह रहे हैं कि गांव को स्वावलंबनी बनाने का मतलब क्या है कि किसी गांव में मूंगफली अगर ज़्यादा होती है तो वो निर्यात कर दे और अपने गांव में डालडा मंगा ले या कुछ अन्य पदार्थ मंगा ले। उसे स्वावलंबी बताने से हमारा यह आशय है कि वह जो कुछ सामग्री उत्पन्न कर सकता है वह करे और अन्य आवश्यक वस्तुएं पड़ोस के गांव से आयात करे। ये होता है स्वावलंबी होने का अर्थ, ऐसा वो कह रहे हैं। अब श्री सत्यनारायण जी सिन्हा कह रहे हैं सर बहुत चर्चा हो गई है, अब मैं बहस बंद करने का प्रस्ताव करना चाहूंगा। एल कृष्णा स्वामी भारती जी बोल रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान श्री माननीय संतानम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये संशोधन रखा तथा डॉक्टर अंबेडकर को भी बधाई दी कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि इस संशोधन से मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं और इसका सीधा कारण यह है कि आज भी वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी मेरे विचार में प्रांतीय सरकारों को ग्राम पंचायतें बनाने तथा उन्हें स्वशासित अंगों के रूप में चलाने के पर्याप्त अधिकार है, किंतु इस संशोधन में जितनी भी हद तक ये जाता है उससे मुझे अपना संतोष अवश्य प्रकट करना चाहिए। ये स्मरण रखना चाहिए कि ये निदेशक सिद्धांतों में ही है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि श्री संतानम ने स्वावलंबन के विचार को क्यों स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार न करने के जो कारण बताए वे भी संतोषजनक नहीं है, ऐसा वे कह रहे हैं। फिर संतानम साहब वापस जवाब देते हुए कह रहे हैं साहब मैंने जिस स्वावलंबन की बात करी, स्वशासन की बात करी, वो राजनीतिक नहीं है, ये आर्थिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे हैं संविधान सभा में। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब खड़े हुए, जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं, मुझे इस विषय पर आगे अब कुछ और नहीं बोलना है। जब मैंने इसको स्वीकार कर लिया तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मेरा निर्णय अंतिम है। मुझे अभी तक कोई ऐसा सदस्य दिखाई नहीं दिया जिसने श्री संतानम के प्रस्ताव का विरोध किया हो। इसकी प्रशंसा करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, किंतु इसकी तह में तथा आधारत ये सभी वक्तव्य संशोधन की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए अब अनुच्छेद 31 के बाद नया अनुच्छेद 31 जोड़ दिया जाए क्या, आप बताइए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है तो संविधान सभा के सदस्यों को भी कहा जा रहा है कि बताइए क्या जोड़ दिया जाए। संविधान सभा के सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं प्रश्न यह है कि क्या नया अनुच्छेद 31A संविधान का भाग हो जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस प्रकार अनुच्छेद 31 के बाद में अनुच्छेद 31A नामक नया अनुच्छेद अस्तित्व में आ गया। अनुच्छेद 31A जो अस्तित्व में आया उसी अनुच्छेद को आजकल हम किस अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, जरा बताओ भाई। जो 31A नाम से नया अनुच्छेद जो अस्तित्व में आया, आजकल हम उसे किस अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में विकास भाई पूरी तरह से गलत है। 39 कहां से हो गया, आज हम उसे 40 के नाम से जानते हैं भाई, ऐसा मत करो। बाकी सारे मित्र लोग जो है वो 40 कह रहे हैं, तो जो अनुच्छेद 31A के रूप में स्वीकृत किया आज वो अनुच्छेद 40 है। बहुत अच्छा लगा जब सारे मित्रों ने एक को छोड़कर 40 आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31A संविधान में जोड़ दिया गया। तत्पश्चात संविधान सभा मंगलवार तारीख 23 नवंबर सन 1948 के लिए तो 1948 के प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। यानी संविधान सभा में 22 नवंबर 1948 को जो कुछ हुआ वो आपके सामने हूबहू रखने का प्रयास हम लोगों ने किया। 22 नवंबर 2023 को रखा, ठीक 75 वर्ष बाद में रखा। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ होगा उस पर हम चर्चा 23 नवंबर 2023 को करेंगे। मित्रों ने कहा कि सर 25 नवंबर को इलेक्शन है। बिल्कुल इलेक्शन है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक वोट दें, अपने मत का इस्तेमाल करें। आपका मत देना संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अवकाश उस दिन मेरी कोशिश ये है कि नहीं रखा जाए। 1.5 घंटे की चर्चा है, सुबह सुबह जरूर जुट जाइएगा। हम 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण हमारी खूबसूरती यही है कि हमारी कोशिश आज तक ये रही है कि जिस दिन जो चर्चा हुई उसी दिन उस पर चर्चा की जाए। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी आएगा, उस दिन भी मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो हम ये चर्चा करना चाहते हैं। कभी कोई
परिस्थितियां ऐसी हो गई, बीमार हो गया या मुझे कोई जोधपुर से बाहर रहना पड़ा, तो हम कभी सोच सकते हैं। इवन आप तो देखिए ना कि मुझे बीकानेर रहना पड़ा, इसके बावजूद भी मैं 4 नवंबर और 5 नवंबर को बीकानेर से आप लोगों से जुड़ा। किस प्रकार से जुड़ा होगा, किन किन लोगों से सहयोग लिया होगा, इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन खूबसूरती यही है भाई कि उसी डेट्स पे चर्चा की जाए। जब तक अपने हाथ में तब तक तो चर्चा की जाए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि 24 को भी जुड़ेगा, 23 को भी जुड़ेगा, 25 को भी जुड़ेगा, 26 को भी जुड़ेगा, 27 को भी जुड़ेगा। जुड़ेंगे ना? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।